लिखते हैं, पिछली इंटीमेट सिटिंग के अंत में आपने ये कहकर उसे समाप्त किया कि लेट द हैपनिंग हैपन, जो हो रहा है उसे होने दो। यानी अगर आलसी हो तो पूरी तरह हो जाओ और उसे होने दो जो भी हो रहा है। लेट द हैपनिंग हैपन। तो क्या यह एक प्रयास रहित अवस्था है, एन एफर्टलेस स्टेट? क्या हम इस एफर्टलेस स्टेट तक पहुंचने के पहले कई प्रयासों से गुजरते हैं, कई एफर्ट्स से गुजरते हैं? कृपया मार्गदर्शन करें। जो होना है वो होगा ही, ये बात सच है। और तुमको पूछना था इसलिए तुमने पूछा भी। मुझे जवाब देना था सो मैं दे रहा हूं। जब तुमने प्रश्न लिखा तो तुमको नहीं पता था कि तुम इसे कितना और कैसे लिखोगे। ये एक बड़ी ही उच्चतर अवस्था है। जब मैं कहता हूँ, या बालशेखर कहते हैं, या जे कृष्णमूर्ति, या महावीर, या कोई भी सद्गुरु जब कहता है लेट द हैपनिंग हैपन, जो हो रहा है उसे होने दो, तो इस बहुत बड़ा रहस्य है। ये गहरे रहस्यों में से एक है। हम एक इकट्ठा प्रोसेस है, हम एक कलेक्टिविटी है। कई बार हम एक सिरा देखते हैं और दूसरा नहीं देखते, इसलिए हमसे चूक होती है। भगवान बुद्ध ने इसी कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से रखा। जितने भी स्पिरिचुअल ट्रुथ तुम जानते हो, दे आर मेयरली कॉन्सेप्ट्स। वो कॉन्सेप्ट्स हैं, अवधारणाएं हैं, तुमको उस इनएक्सप्रेसिबल ट्रुथ तक पहुंचाने के लिए जिसे तुम कह नहीं सकते, जिसे कहा नहीं जा सकता। भगवान बुद्ध की प्रारंभिक देशनाओं में उन्होंने कहा कि तुम्हारे जीवन का एक भी पत्ता तुम्हारी इच्छा या तुम्हारे विचार के बिना नहीं हिलता। तुम ही निर्माण कर रहे हो अपना प्रतिक्षण। और अपने देशना के दूसरे सिरे पर उन्होंने कहा, सब हो रहा है, घट रहा है ऐसे ही जैसे होना था। उसे उन्होंने कहा तथाता। तथाता का अर्थ ही होता है सब वैसा ही है। घास अपने आप उग रही है, सब जीवन अपने आप चल रहा है। तथाता के दर्शन के आधार पर ही बुद्ध का एक नाम और पड़ा, तथागत। तथागत का अर्थ ही है जो बस है। भगवान बुद्ध को इसलिए महानतम मास्टर्स में से कहते हैं। आध्यात्मिक सिद्धि और ज्ञान का होना एक बात है, उसको ट्रांसमिट करना, उसको दूसरों तक पहुंचाना बिल्कुल अलग बात है। जानते तुम हो सकते हो, लेकिन उसको कैसे कहा जाए, कैसे तुम तक उसको पहुंचाया जाए, ये बिल्कुल फ़र्क बात है। तुम इस बात को तब तक नहीं समझ सकते तथाता की अवस्था को जब तक तुम पहली अवस्था को ना जानो। जिस पहली अवस्था की वो बात कर रहे हैं कि सब कुछ तुम्हारे विचार से ही निर्मित हो रहा है। एक एक जीवन की रूपरेखा छोटी छोटी,
और बड़े ज़ोर से कहते हैं कि तुम अपने ही विचारों का निर्माण हो, अपनी ही मनसाओं का, अपने ही इंटेंशंस का। यहाँ से यात्रा करना सभी को सरल पड़ेगा। यहाँ से सिरा पकड़ना तुमको आसान पड़ेगा, क्योंकि तुम यही कर ही रहे हो, तुम इसी को लेकर चल रहे हो। साधना में तुमको वो चीज़ें नहीं दी जा सकती जिनको लेकर तुम नहीं चल रहे हो। जो तुम्हारे पास है उसको ही कैसे तुम तक पकड़ा दिया जाए, ये सारी प्रक्रिया। तो बुद्ध कहते हैं कि अपने विचारों पर काम करो, अपनी भावनाओं पर काम करो। पंचशील की बात भी करेंगे, वो बहुत सारी बातें करेंगे जो सुनने में दिखाई देंगे कि अरे ये तो बड़ा नीति नियम का ढंग हो गया। और एक तरफ तथाता है। तथाता एक समग्र स्वीकार की और टोटल हैपनिंग की अवस्था है। एक तरफ तुम्हारी शुरुआत है। तो जब तुम अपनी शुरुआत से चलते हो, धीरे धीरे तुम जुड़ते हो, तुम अपने विचारों की ऊर्जा, उनकी शक्ति और अपने चुनावों, अपने चॉइसेस, अपने निर्णयों, इन सब पर काम करते हो। तुम्हारे जीवन में एक व्यवस्था आती है, एक हार्मनी आती है। वो शिव के इसी सूत्र से जाकर जुड़ती है जो वो उस बिंदु पर ध्यान ले जाने की बात कह रहे हैं। नकारात्मक से मुक्त होना हमेशा कठिन है, सकारात्मक से मुक्त होना हमेशा आसान है। तुम्हारा जीवन किसी और के हाथ में है, इससे मुक्त होना बहुत मुश्किल है। तुम्हारा जीवन अपने ही हाथ में है, इससे मुक्त होना बहुत सरल है। तो पहला उपाय तो यही है कि तुम इस बात को हटाकर कि तुम्हारे जीवन की स्थितियां कोई और निर्मित कर रहा है, तुम अपने ऊपर लौटते हो कि तुम ही कर रहे हो। लेकिन कितनी देर इस पर तुम टिके रह पाओगे? जितना ज़्यादा तुम इसको ट्रांसपेरेंट करते जाओगे, जितना ज़्यादा क्रिस्टलाइज करते जाओगे, उतना ही तुमको ये दिखाई देने लगेगा कि नहीं, मैं भी नहीं कर रहा हूँ, हो रहा है। इट इज सिंपली हैपनिंग। और जब हो रहा है तो बस हो रहा है, कोई करने वाला नहीं। नो डूअर एट ऑल। लेकिन पहले डूअर को उसकी शुद्धता में जानो। हम अधकचरे जी लेते हैं, न पूरी तरह से डूअर, न पूरी तरह से नॉन डूअर। जो कर पाते हो वो कहते हो मैंने कर लिया, जो नहीं कर पाते हो कहते हो मैंने नहीं किया, किसी शक्ति ने करा दिया। तो बात पूरी नहीं होती। जिम्मेदारी पहले पूरी लो कि नहीं, सब कुछ मैं यहाँ बैठा हूँ अपने चुनाव से, मैं यहाँ से उठूँगा अपने चुनाव से, अपने निर्णय से। अच्छा बुरा सब मेरा ही निर्णय है, मेरा ही चुनाव है, मेरा ही विचार है। जब ये बिल्कुल फोकस्ड हो जाएगा, नैरो हो जाएगा, तो विज्ञान भैरव तंत्र की विधि इस प्रोसेस पर भी लागू होगी। जितना नैरो होगा उतना ही एक दिन बिखर जाएगा। तुम्हें लगेगा मैं कहाँ हूँ। बड़े बड़े वैज्ञानिक, बड़े बड़े मनीषी जिन्होंने ईमानदारी से काम किया, वो भी एक दिन इसी निष्कर्ष पे पहुँचे कि नहीं, मैं नहीं कर रहा हूँ, बस हो रहा है। तुम सोचते हो कि तुम विचार कर रहे हो। अब जैसे बहुत सारी ऐसी किताबें भी आती हैं मार्केट में, सेल्फ हेल्प बुक्स आजकल भी जो बहुत सारी चल रही हैं, वो कहती हैं कि तुम अपने विचारों से अपने जीवन का निर्माण कर लोगे। तो तुम विचार करते हो, परिणाम दिखाई देते हैं। फिर एक क्षण आता है कि तुमको ये दिखाई देता है कि विचार तो बस आते हैं, करता कौन है।
विचार हैं, वो आते हैं, तुम्हारे माध्यम से प्रवाहित हो जाते हैं। साधना उस ट्रांसपेरेंट स्टेट में पहुंच जाना है जहां पर तुम्हारे अंदर से अस्तित्व प्रवाहित होने लगे। तुम अपने बॉडी माइंड ऑर्गेनिज्म से, तुम अपने बॉडी माइंड कंडीशनिंग रिफ्लेक्सेस से उसमें कोई बाधा मत डालो, और तब हैपनिंग वैसे ही होती है जैसे होनी है, क्योंकि अब तुम कुछ नहीं कर रहे हो, लेकिन ये पता चलता है सब कुछ कर लेने के बाद। मैंने कहा आलसी हो जाओ, तुमने कहा मुझे आलस्य पकड़ता है अपने प्रश्न में, तो उसमें मैंने कहा कि फिर आधा अधूरा आलसी क्यों होते हो, पूरे हो जाओ, कंप्लीट, टोटल। और पूरे आलसी होने का मतलब ही यही है कि तुम विचार भी फिर कहाँ कर पाओगे, तुम फैंटसीज भी नहीं कर पाओगे, तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि जो आ रहा है सो आ रहा है। एक बादल गुजर गया तुम्हारे भीतर से, गुजर गया, नहीं गुजरा नहीं गुजरा। आसमान खाली हो गया तो हो गया, नहीं हुआ तो नहीं हुआ। आलस्य के अपने स्पिरिचुअल बेनिफिट हैं। पहला तो यही है कि व्यक्ति इतना आलसी कभी नहीं होता, ये उसका मानसिक आरोपण है। अगर तुम मनोविज्ञान में जाओ और तुम कुछ डिप्रेसिव स्टेट्स की जानकारी लो, तो उन डिप्रेसिव स्टेट्स के जो आउटकम हैं वो आलस्य जैसे ही हैं, कि तुम कुछ करोगे नहीं, तुमको कुछ करने का मन नहीं करेगा, तुमको उठकर खाना लेने का मन नहीं करेगा, तुमको बोलने का मन नहीं करेगा। लोग लंबे समय तक नहीं बोलते, कुछ करते नहीं, बिस्तर पर लेटे रहते हैं। लेकिन ये आलस्य नहीं है, ये तो तुम्हारे ऊपर आरोपित डाला गया है। असली आलस्य रिलैक्सेशन जैसा, विश्राम जैसा, कि तुम गहरे विश्राम में हो। असली आलस्य है कुछ करने से अलग हो जाना, अर्थात नॉन डूअर की तरफ बढ़ना, अकर्ता की तरफ बढ़ना। लेकिन जो साइकोलॉजिकली आलसी हैं उनके अंदर करने का विचार बहुत चलता है, करते वो भले कुछ ना हो। तब स्थिति गड़बड़ है कि तुम्हारे अंदर विचार तो करने का बहुत चल रहा है, तुम कर कुछ नहीं रहे हो। तुम बैठे यहाँ हो और जाने का विचार कर रहे हो, जा रहे हो तो आने का विचार कर रहे हो, आ रहे हो तो जाने का विचार कर रहे हो। ये सब साइकोलॉजिकल कॉम्प्लेक्सेज हैं, आलस्य नहीं है। आलस्य को इतना बदनाम मत करो। आलस्य बड़ी शुद्ध अवस्था है। आलस्य वो है कि जब तुम हो तो हो, आ रहे हो तो बस आ ही रहे हो, और जा रहे हो तो बस जा ही रहे हो, बैठे हो तो बस बैठे हो। बैठे हो तो जाने का ख्याल नहीं, जा रहे हो तो आने का ख्याल नहीं। जहाँ हो वहीं पूरी तरह हो जाना। वो अवस्था तब आती है जब तुम पहले बहुत कुछ करके देख लेते हो। बहुत कुछ करके देख लेते हो, फिर तुम छोड़ देते हो चीज़ों को। जैसे मैंने वैज्ञानिकों का उदाहरण दिया, जैसे मैंने बहुत सारे रचनाशील लोगों का उदाहरण दिया तुमको। हमारे बीच भी बहुत सारे अच्छे रचनाकार हैं, वो सब भी जानते हैं। जब तुम जोड़ तोड़ से कुछ लिखना शुरू करते हो, तुम शब्द इकट्ठे करते हो, तुम इधर उधर से विचार इकट्ठे करते हो, तुम थक जाते हो, तुम तनावग्रस्त हो जाते हो, और बात में उतना वजन भी नहीं आता, उतनी खुशबू भी नहीं आती। जब तुम ये सब कुछ नहीं करते, छोड़ देते हो, और बस शब्दों को, विचारों को अपने अंदर बहने देते हो, तो वो बहुत ही अलग ढंग से
बड़ी ही अलग जीवंतता में अपने काम करते हैं। वो रचनाएं लोगों तक पहुंचती। विज्ञान के आविष्कारों की हिस्ट्री में तुम जाओगे तो अक्सर ऐसा ही हुआ है कि व्यक्ति करता तो बहुत प्रयास रहा है, करते करते प्रयास उसने छोड़ दिया है, और तब वो कॉस्मिक हैपनिंग जिसको तुम कह रहे हो, अनंत कीर्ति जिसको कह रहे हैं कॉस्मिक विल, तब वो कॉस्मिक विल वहाँ से गुजर जाती है। कई ऐसे इन्वेंशंस हैं जो बस यूं ही हुए हैं, लेकिन हुए उन्हीं के माध्यम से हैं जिन्होंने प्रयास बहुत किए हैं। तो ये एक रिद्म है, पहले चॉइसेस और फिर वो चॉइसलेसनेस में बदल जाती हैं, पहले एफर्ट्स और वो एफर्टलेसनेस में बदल जाते हैं, सारे कारण अकारण में बदल जाते हैं, लेकिन उनसे तुम्हें गुजरना पड़ेगा। जो व्यक्ति अपने जीवन की पूरी जिम्मेदारी अपने हाथ में लेता है, एक दिन वो उस जागतिक, उस एग्जिस्टेंशियल हैपनिंग में भी प्रवेश कर जाता है, क्योंकि तुमने क्रिस्टलाइज कर दिया है। मन से मुक्त होने का और अपनी वृत्तियों से मुक्त होने का एक ही ढंग है, उन्हें क्रिस्टलाइज कर दो, मेक देम नैरो, उन्हें और छोटा कर दो, बिखरा बिखरा मत रखो। यही ढंग है, यही उपाय है। ठीक है, आज के लिए इतनी ही बात।